हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पैवलोव के थ्योरी को देख रहे थे। प्रयोग देखे पैवलोव का कि किस प्रकार से पैवलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया। उसके सामने अननेचुरल स्टिमुलस के साथ साथ में नेचुरल स्टिमुलस के साथ साथ में अननेचुरल स्टिमुलस को रखा और किस प्रकार से कुत्ते ने उसके लिए नेचुरल रिस्पॉन्स किया, ये हम लोगों ने अभी देखा। और इस प्रयोग के द्वारा पैवलोव ने बताया कि कितने सारे कंपोनेंट है जो कि एक बालक को सीखने के लिए प्रभावित कर सकता है। और उन्होंने इस प्रयोग के द्वारा बहुत सारे कंपोनेंट को सामने रखा जो कि प्रयोग के लिए सटीक साबित होता है, प्रयोग के द्वारा सटीक साबित होता है, जिससे कि एक बच्चे को सिखाया जा सकता है। और इसको हम लोग इस प्रकार से देखेंगे कि कितने कितने कंपोनेंट है और क्या इसके क्या क्या प्रयोग हैं। पैवलोव थ्योरी कॉन्सेप्ट फॉर लर्निंग, जिसमें पहला है टाइम इंटरनल बिटवीन CS कंडीशनल स्टिमुलस एंड UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस। दूसरा है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन विभेद। चौथा है एक्सटर्नल इन्हिबिशन। पांचवा है इंटरनल इन्हिबिशन। छठा है रीइंफोर्समेंट। सातवां है रिपीटेशन। आठवां है मोटिवेशन। और नौवां है मेंटल हेल्थ, इंटेलिजेंस एंड एज। इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले CS तथा UCS के समय का अंतराल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। टाइम इंटरवल बिटवीन CS कंडीशनल स्टिमुलस एंड UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस। पैवलोव के सिद्धांत में इसका बड़ा मायना है। ये अपने इस कॉन्सेप्ट में ये कहना चाहते हैं कि जब कुत्ते के सामने में कंडीशनल स्टिमुलस के रूप में घंटी की आवाज़ रखी जाती है और साथ साथ में उसके सामने, कुत्ते के सामने में अनकंडीशनल स्टिमुलस रखा जाता है, जैसे कि भोजन, और उसके साथ में ये दोनों बातों के साथ में कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस के बीच में कुछ समय रखा जाता है, जैसे कि 0.5 सेकेंड या जिसको हम लोग कह सकते हैं 500 मिली सेकेंड, इस तरह का समय रखा जाता है। बहुत सारे विद्वानों के अनुसार से, अध्ययनों के अनुसार से, जैसे हर्गेनहान भी इसमें कहते हैं कि समय का अंतराल कुछ ही सेकंड का होना चाहिए। जैसे कि इसमें पैवलोव ने किया है 0.5 सेकंड का लिया है। इससे बड़ा या इससे ज़्यादा का समय अंतराल ये कंडीशनिंग को स्थापित होने नहीं देगा। कहने का अर्थ है कि अगर किसी मनुष्य के सामने किसी स्वाभाविक उद्दीपन के साथ में अस्वाभाविक उद्दीपन को रखना है तो उसके बीच का समय अंतराल काफ़ी कम होना चाहिए, जिससे कि उसके उन दोनों उद्दीपन के बीच में संबंध बन जाए, अच्छा संबंध बन जाए और उसके अनुसार से एक व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया को देने लगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे उद्दीपन सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। सामान्यीकरण जो है क्लासिकल कंडीशनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पैवलोव बताना चाह रहे हैं कि दो वस्तु में किस प्रकार से सामान्यीकरण हो जाता है, या दो परिस्थिति में किस प्रकार से एक परिस्थिति का सामान्यीकरण दूसरी परिस्थिति में हो जाता है। जैसे कि जब व्यक्ति के पास कुछ खास अनकंडीशनल स्टिमुलस हो और उसके साथ साथ में
वो उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करना सीख लेता है जिस प्रकार से वो उससे संबंधित या मिलते जुलते प्रतिक्रिया के अनुसार से वो उसी प्रकार से कार्य करने लगे, उसी से मिलते जुलते अनुक्रिया के अनुसार से उसी प्रकार से कार्य करने लगे। जैसे कि अगर पावलोव के प्रयोग में हमने देखा कि कुत्ते के सामने में भोजन देने से 2-4 सेकंड पहले घंटी बजाई जाती थी। अगर यही घंटी के बदले में अचानक से भोजन के साथ उससे पहले 2-4 सेकंड पहले घंटी के बदले में सीटी बजाने लगे तो कुत्ता ठीक उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा जिस प्रकार से उसने घंटी के लिए किया है। ये जो परिस्थिति है, घंटी के बदले में सीटी को रखना, ये उद्दीपन के सामान्यीकरण की प्रक्रिया है या परिस्थिति है। यहाँ पे पावलोव के इस कॉन्सेप्ट के द्वारा पावलोव ये बताना चाह रहे हैं कि छात्रों के सामने भी अगर इस प्रकार की परिस्थिति दिया जाए तो वो उस स्टिमुलस के लिए सामान्यीकरण करने का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है और वो उसके लिए कार्य करने लगते हैं। जैसे कि अगर एक शिक्षक को कोई बहुत सारे छात्र नहीं पसंद करते हैं, उसके पढ़ाने की प्रक्रिया, उसके अनेकों बातों की प्रक्रिया, उसके व्यवहार की प्रक्रिया या अनेक बातों की प्रक्रिया को एक स्टूडेंट या एक स्टूडेंट का समूह नहीं पसंद करता है, तो वो उस नकारात्मक परिस्थिति को, उस बच्चे उस नकारात्मक परिस्थिति को इतने ज़्यादा फॉलो कर लेंगे कि वो शिक्षक जिस शिक्षक से मित्रता रखता है या उठता बैठता है या बातचीत करता है, बच्चे उस सारे शिक्षकों के समूह को, जिस एक शिक्षक जो कि जिसके प्रति बच्चे का नकारात्मक सोच है, उस शिक्षक के नकारात्मक प्रभाव का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि बच्चे उस शिक्षक के सारे मित्र मंडली को वो कैंसिल कर देते हैं। उसके पूरे मंडली को वो बच्चे नकारात्मक परिस्थिति में देखने लगते हैं या फिर मान लेते हैं कि उसके सारे दोस्त या उसके सारे समूह भी उसी प्रकार के होंगे जिस प्रकार के शिक्षक हैं। तो ये जो परिस्थिति है, पावलोव ने बड़े आराम से बताया कि सीखने की प्रक्रिया में सामान्यीकरण का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे विभेद, डिस्क्रिमिनेशन। विभेद की प्रक्रिया जो है सामान्यीकरण की प्रक्रिया से ठीक उल्टा प्रक्रिया है। जैसे सामान्यीकरण की प्रक्रिया में दो परिस्थिति को या दो से अधिक एक जैसी परिस्थिति को एक जैसा मान करके ठीक उसी प्रकार की प्रतिक्रिया देने लगता है जैसे इससे पहले वाली समान दिखने वाली परिस्थिति को में देता है। लेकिन यहाँ पे विभेद की प्रक्रिया में जैसे जैसे सीखने में दिए जाने वाली प्रयास होते हैं, प्रयोग होते हैं, अभ्यास होते हैं, उसको करते रहने के लिए मनुष्य के सामने दिया जाता है, तो व्यक्ति वैसे वैसे उस ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस को, मूल अनुबंधित उद्दीपन को अन्य सामान्य उद्दीपन के अनुसार से काम न करके उस दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट कर लेता है और इसका परिणाम ये होता है कि मनुष्य उसी मूल अनुबंधित या मेन ओरिजिनल कंडीशनड स्टिमुलस के लिए काम करने लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए बताऊंगी कि जिस प्रकार से अभी कुत्ता के सामने में भोजन देने से पहले वो उसके सामने में घंटी बजाया गया और उसके साथ में भोजन दिया गया। ये जो घंटी बजाने के साथ में भोजन दिया गया, शायद कभी ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि घंटी बजाने के बाद में कुत्ता लार नहीं गिराएगा, वो तभी गिराएगा, लार तभी रिलीज़ करेगा जब उसके सामने रियल का भोजन आ जाएगा। कहने का मतलब वो उस
घंटी को भोजन ना मान करके भोजन को ही भोजन मान लेगा। ये ओरिजिनल परिस्थिति को वो विभेद कर लेगा कि भोजन ही मुझे मेरी भूख को शांत कर सकती है, वो घंटी मेरा भूख शांत नहीं कर पाएगा, और उसी मूल अनुबंधन के प्रति वो अनुक्रिया करने लगेगा, अनुक्रिया देने लगेगा। तो यहाँ पे बालक को सिखाने के लिए, सीखने के लिए बहुत बार बालक के सामने में उसके ओरिजिनल सिचुएशंस को या फिर ओरिजिनल स्टिमुलस को सामने में रख करके और अननेचुरल स्टिमुलस को सामने में रख करके विभेद करने को सिखाया जाना चाहिए, और जिससे कि बच्चा रियलिटी में उस विभेद को जान करके, समझ करके मूल बातों को सीखे और जाने। ये भी एक अलग अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चे को सिखाने के लिए। पावलोव इस बात पे भी जोर देते थे। अगली बात यह है कि बाह्य व्यवधान या एक्सटर्नल इनहिबिशन। एक्सटर्नल इनहिबिशन में पावलोव ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी उपस्थित अनुबंधित अनुक्रिया है, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है, उसमें छोटा सा भी व्यवधान उत्पन्न होता है तो ये उस चीज़ को देख लेता है और उस अनुबंधित अनुक्रिया के अनुसार से उसमें काम करने के लिए लग जाता है। जब भी यह अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत के बीच का जो काम है, इसमें थोड़ा सा भी जो प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया जो है, वो थोड़े धीरे में समय में वो जो देने वाली बातें हैं, वो जो परिस्थिति है, इसमें थोड़ी सी भी कमी या अधिकता होने से इसमें व्यवधान हो जाता है और इसकी प्रक्रिया जो है ये धीमी हो जाती है। यहाँ पावलोव ये कहना चाह रहा है कि जो भी न्यूट्रल स्टिमुलस है, जैसे कि घंटी है, उसके साथ में नेचुरल स्टिमुलस जो कि भोजन है, उसको एक दूसरे के साथ जब संबंधित करके एक मनुष्य को, कुत्ते को सिखाया जाता है, तो वो संबंधित कर लेता है उस बात को और बहुत तेज़ी से बात को सीख लेता है। यहाँ पे जो सीखे हुए बात हैं संबंधित करके वो सीखता है। सीखने के लिए बालक को भी इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए कि किस प्रकार से दो बातों को संबंधित करके सिखाया जाए, देखा जाए, तो वो सीख सकता है। इसी को कहा गया है एक्सटर्नल इनहिबिशन। जैसे कि इसको हम दूसरी परिस्थिति में कहेंगे कि अगर सीखते समय किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस को, जैसे कि रोशनी है, तेज़ आवाज़ है, ठीक है, कुत्ते के सामने न्यूट्रल स्टिमुलस को दिया जाए तो कुत्ता भी उस परिस्थिति में अलग अलग बातें आ जाएंगी और उसके साथ में वो सीखने की जो गति है, वो जो कि अभी घंटी के लिए सीखा है, अब हम उसके साथ में रोशनी दे देंगे, आवाज़ दे देंगे, तो उसके सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी और वो उसको नहीं सीख पाएगा। इसके बदले में होना ये चाहिए कि किसी एक न्यूट्रल स्टिमुलस को सीखने के लिए बच्चे के सामने प्रस्तुत करना चाहिए और वो उससे अच्छे तरीके से सीख पाएगा। नेक्स्ट है इंटरनल इनहिबिशन, आंतरिक व्यवधान। ये आंतरिक व्यवधान धीरे धीरे उत्पन्न होता है और उसके साथ साथ में उसी के अनुसार से विकसित होता है। धीरे धीरे उत्पन्न होता है और धीरे धीरे विकसित होता है। अगर अनुबंधन की प्रक्रिया को संपन्न कराते समय, अनुबंधन की प्रक्रिया को करते समय कोई नया उद्दीपन उसके सामने नहीं दिया जाता है, तो होता यह है कि उसमें आंतरिक प्रक्रिया अगर उसमें नहीं दिया जाता है, आंतरिक कोई नया उद्दीपन नहीं दिया जाता है, तो वो अनुबंधित उद्दीपन के साथ में उस प्रकार से क्रिया नहीं करेगा जिस तरह से पावलोव के प्रयोग में कर रहा था। जैसे कि पावलोव जैसे कहते हैं कि अनुबंधित उद्दीपन, जैसे कि घंटी की आवाज़ के साथ साथ में स्वाभाविक उद्दीपन भोजन अगर नहीं प्रस्तुत किया जाएगा, तो क्या होगा कि ऐसी परिस्थिति में कुछ दिन के बाद धीरे धीरे
कुत्ता केवल भोजन के आने पर ही लार टपकाने लगेगा। यहाँ पे आंतरिक व्यवधान इस बात को दिखाता है या बताता है कि किस प्रकार से मनुष्य सीखेगा। जैसे कि शुरू में परिस्थिति में पहले तो कुत्ते को घंटी बजाया जा रहा था, उसके बाद भोजन दिया जा रहा था, लेकिन अब घंटी हटा दिया गया, घंटी नहीं बजाया जा रहा है और भोजन दिया जा रहा है। लेकिन अब कुछ दिन के बाद फिर से घंटी बजाने लगा जाएगा, तो कुत्ता फिर से घंटी के लिए अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा। धीरे धीरे उसके प्रति में उसके लिए प्रतिक्रिया जो है वो बंद हो जाएगी, व्यवधान आ जाएगा और इस प्रकार से वो उसमें नहीं सीखेगा। इसमें पावलोव ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जब किसी चीज़ को सीखता है तो उसमें आने वाली व्यवधान के द्वारा वो सीखने की परिस्थिति को करने से रुक जाता है या वो परिस्थिति उसको काम करने से रोक देता है। अगर हम लोग इसको सही तरीके में जाने तो अगर सीखा हुआ अगर परिस्थिति है तो बहुत बार मनुष्य उस बात को नहीं भूलता है और बहुत बार उसको जानबूझ करके करता भी नहीं है। जैसे कि कुत्ते के सामने में घंटी आई है और घंटी के बाद में थोड़े समय के बाद भोजन आया है, अब लेकिन घंटी हटा दी गई है और भोजन दिया जा रहा है, तो वो पूरी रीति से घंटी की आवाज़ को नहीं भूला है, लेकिन रिएक्शन मात्र भोजन पे कर रहा है। अगर फिर से घंटी की आवाज़ देना लगे तो पहले नहीं दूसरे ने तीसरे बार पे ऐसा होगा कि फिर से वो घंटी के लिए ही बताना दिखाना या प्रकट करना शुरू कर देगा। तो यह कुत्ता के द्वारा में हमें पावलोव यही बताना चाह रहा है कि किस प्रकार से व्यक्ति कोई भी सीखा हुआ जो क्रिया है उसको वो भूलता नहीं है, लेकिन बहुत बार जानते समझते हुए भी उस चीज़ को इग्नोर कर देता है और उसको नहीं करता है। यहाँ पे ये सारी प्रक्रिया आंतरिक अवरोध का नियम, लॉ ऑफ इंटरनल इनहिबिशन को दिखाता है, जिसके द्वारा वो काम करता है। नेक्स्ट है पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट। क्लासिकी अनुबंधन में पुनर्बलन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि पावलोव इसमें पुनर्बलन के बदले अनकंडीशनल स्टिमुलस का प्रयोग किया। पुनर्बलन के बदले अनकंडीशनल स्टिमुलस को प्रयोग किया। प्रयोग में उन्होंने दिखाया कि उसका स्वाभाविक उद्दीपन तो भोजन था, जो कि पुनर्बलन था। अगर मान लिया जाए कुत्ते के सामने में केवल घंटी बजाया जाता और उसके लिए भोजन नहीं दिया जाता तो क्या कुत्ता लार टपकाता? नहीं। उसके लिए तो केवल एकमात्र पुनर्बलन था कि भोजन आ रहा है तभी वो लार टपका रहा है या लार गिरा रहा है। तो ये भोजन ही मात्र उसके लिए पुनर्बलन का उदाहरण था या फिर पुनर्बलन था। और सीखने की परिस्थिति में यहाँ पे पुनर्बलन या अनकंडीशनल स्टिमुलस को जब कभी भी हम न्यूट्रल स्टिमुलस या तटस्थ उद्दीपन के साथ में बार बार प्रयोग करते हैं, या फिर कह सकते हैं प्रयोग के द्वारा हम लोग इसको समझ सकते हैं कि कुत्ते के सामने में जब घंटी की आवाज़ के साथ साथ में भोजन को रख रहे थे तभी कुत्ता उसी प्रकार से प्रतिक्रिया कर रहा था जिस प्रकार से पावलोव चाह रहे थे लार टपकाने की प्रक्रिया। अगर बच्चे को भी इसी तरह से सिखाना है तो उसके सामने भी पुनर्बलन के रूप में कुछ ऐसी बातें को देना पड़ेगा जो कि उसे चाहिए, और उसके बदले में साथ में वो न्यूट्रल स्टिमुलस या वो बातें रखनी पड़ेगी हमें जो कि हमें उस बच्चे के साथ करवाना है, और उसके साथ में इन दोनों के साथ में हमें वो रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर हम कहें कि बच्चे को हमें कुछ सिखाना है तो वो काम कराने के लिए उसे प्रोत्साहन के रूप में कुछ गिफ्ट या कुछ प्राइज़ उसके सामने में रखना होगा, जिसके साथ में वो प्रतिक्रिया के रूप में हमें वो काम करके दिखाएगा जिस प्रकार से हम उस बच्चे के लिए चाह रहे हैं। तो यहाँ पुनर्बलन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि वो सीख पाएगा, बच्चा सीख पाएगा। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति। हम लोग प्रयोग में देखें
कि किस प्रकार से बार बार रिपीटेशन से एक कुत्ता किस प्रकार से न्यूट्रल स्टिमुलस के लिए प्रतिक्रिया देने लगता है। कुत्ते के भोजन के साथ साथ में बार बार घंटी बजाई जाती है, घंटी जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, और इस स्टिमुलस के बीच में जो संबंध स्थापित होता है, घंटी के साथ में भोजन का जो संबंध स्थापित होता है, ये केवल एक बार किया गया कार्य नहीं होता है, ये बार बार किया गया कार्य होता है, जिसके साथ में वो कुत्ता सीख पाता है। तो बालक को भी सिखाने के लिए, किसी भी एक वस्तु को सिखाने के लिए, किसी भी एक बात को सिखाने के लिए बार बार वो प्रक्रिया दोहराई जानी चाहिए, जिससे कि मनुष्य आराम से सीख पाए। आगे है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। पावलोव के साथ अनुसार ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है सीखने के लिए। पावलोव इसमें ये कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया के साथ में मोटिवेशन का भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी को भी सिखाने के लिए। इसलिए सिखाने के लिए बार बार ये कोशिश किया जाना चाहिए कि एक बच्चे को मोटिवेट होना अधिक और अत्यधिक आवश्यक होता है। जैसे कि अगर पावलोव के प्रयोग में देखा जाए कि कुत्ता अगर प्रयोग करने के लिए अपने आप को दे रहा है, तो भोजन के साथ में घंटी की आवाज़ हो रहा है, और घंटी की आवाज़ से वो समझ रहा है कि भोजन आ रहा है, और भोजन आने के साथ में उसके लिए वो प्रतिक्रिया दे रहा है कि वो एक रिस्पॉन्स कर रहा है, मुंह से लार टपका रहा है। ये जो प्रोसेस हो रहा है, पहले घंटी की आवाज़, उसके बाद भोजन, और भोजन के बाद कुत्ता का लार का टपकाना, घंटी की आवाज़ है। और घंटी की आवाज़ के साथ साथ में प्रेरणा के रूप में या उसके मोटिवेट करने के रूप में उसके सामने में, कुत्ते के सामने में भोजन दिया जा रहा है। ये भोजन इसलिए दिया जा रहा है कि कुत्ता उस भोजन के लालच में ठीक उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करे जिस प्रकार से पावलोव चाहते हैं। प्रतिक्रिया क्या करता है? प्रतिक्रिया ये करता है कि वो लार टपकाता है। अगर मान लिया जाए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अगर इस प्रकार से देखें कि पावलोव अगर ऐसा प्रयोग करे कि कुत्ता के सामने में भोजन रखे और भोजन से पहले घंटी बजाए। मान लीजिए कुत्ता बहुत बदमाश है, ढीठ है, और उसको केवल भोजन से मतलब है, और वो घंटी का कोई भी परवाह नहीं करता, घंटी बजे नहीं बजे चाहे कुछ भी हो। या फिर कुत्ते को बहुत बार सिखाने वाले क्या करते हैं, कुत्ते को खींच लेते हैं, अपनी ओर खींच लेते हैं, नहीं हम देंगे तो थोड़ी देर के बाद देंगे, ऐसी प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। अगर मान लीजिए कुत्ता घंटी की आवाज़ की ओर किसी भी प्रकार से परवाह नहीं करता और मात्र भोजन की ओर भी प्रेरित या भोजन का भी कोई ध्यान नहीं रखता, तो ऐसा भी होता है कि कुत्ता घंटी की आवाज़ के साथ साथ में लार नहीं टपकाता। जैसे कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में देखा है, प्रयोग में देखा है कि कुत्ता घंटी की आवाज़ को ही भोजन मान लेता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि घंटी की आवाज़ है तो अब भोजन आएगा, क्योंकि वो भोजन के लिए ही मोटिवेट रहता है। अगर कुत्ता घंटी की आवाज़ को मोटिवेट नहीं होगा तो जिस प्रकार की प्रतिक्रिया पावलोव चाहता था, घंटी की आवाज़ को वो कोई भी ध्यान नहीं देता, और पावलोव चाहता था कि घंटी की आवाज़ पे ही कुत्ता अपनी प्रतिक्रिया दे, और कुत्ता घंटी की आवाज़ पे कोई भी रिएक्शन नहीं करता, या कह सकते हैं कोई भी परवाह नहीं करता। तो पावलोव का ये प्रयोग पूरी तरह से फेल हो जाता, वो कुत्ते को मोटिवेट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि प्रेरित करने के लिए कुत्ते के सामने में भोजन रखा गया। उसी प्रकार से बच्चों को सिखाने के लिए होना ये चाहिए कि बच्चे के सामने में
बार बार प्रेरित करने के लिए उसके सामने में भोजन का रखा हुआ होना चाहिए था, जो कि बच्चों के लिए दूसरे रूप में कोई भी मोटिवेशन का सामान हो, उसे इनकरेज करने के लिए स्माइल से उसको इनकरेज कर सकते हैं, क्लास में उनको मोटिवेट कर सकते हैं, अनेकों बातें उसको प्रोत्साहन के रूप में क्लास में खड़ा कर सकते हैं, ताली बजवा सकते हैं, जो कि उसके सही आंसर देने पे हो। तो ऐसे तरीके से जो बातें होंगी वो बच्चे को अनेकों तरीके से प्रोत्साहित होंगी करने को होगी, और बच्चे ठीक उसी प्रकार से प्रतिक्रिया करेंगे जिस प्रकार से शिक्षक कराना चाह रहा है। शिक्षक क्या प्रतिक्रिया चाह रहा है, शिक्षक क्या कराना चाह रहा है? शिक्षक चाह रहा है कि बच्चा अच्छे से पढ़े। अब मान लीजिए उससे मोटिवेशन के रूप में कुछ भी रिएक्शन टीचर के तरफ से ना मिले, क्लास में वो सही जवाब देता, बच्चा सही जवाब देता है और शिक्षक का चेहरा उदासीन बना रहेगा, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा, तो बच्चा उसके लिए उदासीन हो जाएगा। इसके उलट अगर बच्चा सही जवाब देता है तो शाबाश कहता है, बहुत अच्छा कहता है, या क्लास से ताली बजवा देता है, या फिर कहता है कि देखो ये बच्चा कितना अच्छा याद किया है, तो बच्चे के लिए वो बातें मोटिवेट हो जाता है। और ये तब होता है अच्छे और सही जवाब के साथ में प्रोत्साहित करने वाली बातें, और उसके साथ में जो रिएक्शन होगा थर्ड पोर्शन में, जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन ये होगा कि बच्चा अगली बार में अच्छे से पढ़ेगा और अच्छे से मेहनत करेगा। ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि तथा आयु। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बगैर सारे कॉन्सेप्ट फेल हैं। मान लिया जाए कुत्ता बीमार होता, बहरा होता, या उसके शरीर में वो एंजाइम्स नहीं मिलते बनते, तो कोई भी प्रतिक्रिया उसके लिए अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित रिस्पॉन्स नहीं हो पाता। मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि का उच्च स्तर होना, एक किसी भी बात को सीखने के लिए जो प्रॉपर आयु का होना, ठीक है, ये सब होना कंडीशनल रिस्पॉन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। अगर देखा जाए तो सिखाने के लिए कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी में बड़ों की अपेक्षा बच्चों को आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स या आर्टिफिशियल स्टिमुलस से बहुत ही ज़्यादा जल्दी से जोड़ा जा सकता है और उसको सिखाया जा सकता है। आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स मतलब कविता सिखा रहे हैं उसके साथ में डांसिंग, गाना गा रहे हैं उसके साथ में प्ले वर्क, या फिर रैमिंग, ये सारे जो हैं आर्टिफिशियल स्टिमुलस है बच्चे को सिखाने के लिए। बच्चे के सिर हिलाना, बच्चे के ऐसे करना, सिर को इधर करना, थम्स अप दिखाना, ठीक है। तो ये ऐसी सारी बातें जो कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, और ये आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ साथ में बच्चों को बहुत ही जल्दी जोड़ा जा सकता है और उसे बहुत ही जल्दी सिखाया जा सकता है। यहाँ पे बच्चे को में इफ़ेक्ट लाना, बच्चे को खुश रखना, बच्चे को उस बात को देखने के लिए प्रोत्साहित करना, अटेंशन रखना, जैसी वाली बातें होती है। तो यहाँ पे सीखने के लिए बच्चे में जो कॉन्सेप्ट होनी चाहिए वो उसका मानसिक स्वास्थ्य, बुद्धि और आयु का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर देखा जाए तो पावलोव का ये जो थ्योरी है बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रभावी एक ख़ास उम्र के बच्चों के लिए है, जिसमें उसके न्यूट्रल स्टिमुलस को लगा करके एक नेचुरल स्टिमुलस के साथ में जोड़ करके एक नेचुरल रिस्पॉन्स के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करके सिखाया जा सकता है। इस बात को पावलोव ने ज़्यादा फोकस किया है। तो यहाँ पे ये जो पावलोव थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट इसी बात को ज़्यादा फोकस करते हैं कि किस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट शिक्षा में लागू करके टीचर्स अपने टीचिंग प्रोसेस में लागू करके अपने शिक्षण को किस प्रकार से प्रभावित कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले दिन एक अलग और नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।